सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान का स्वरूप बताया था। उसमें मैंने बताया था कल कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। आज मैं उसी चैप्टर को आगे लेकर चलता हूँ और पूरे कार्यपालिका के बारे में बताता हूँ कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि कार्यपालिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है। कल के वीडियो में थोड़ा सा एक डाटा मैंने ये बताया था, सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। तो वहाँ पर एक सुधार आप लोग कर लीजिएगा कि 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी अगर टोटल पूछा जाए तो 34 आंसर आएगा, लेकिन अगर सिर्फ न्यायाधीश पूछा जाए तो 33 होगा और मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 होते हैं। और जो विधान परिषद की संख्या है राज्य में वो 6 है, उसमें से एक आंध्र प्रदेश भी है। आज हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है, जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62, उपराष्ट्रपति 63 से 73। इसमें एक आर्टिकल है 72 जो राष्ट्रपति का क्षमादान है वो भी निहित है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हम 74-75 पढ़ेंगे और महान्यायवादी 76 के बारे में पढ़ेंगे। 77-78 भी आपका संघ की कार्यपालिका से ही संबंधित है। लेकिन आज मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं उससे बराबर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट करें, पूछें, क्वेश्चन पूछें, सर यहाँ नहीं समझ में आया, मैं उसका जवाब जल्द ही दूंगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, जबकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचन मंडल की चर्चा की गई है। यानी निर्वाचन मंडल में उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं, कौन कौन है, उनके चुनाव में भाग लेते हैं, उन सभी की चर्चा करते हैं। उससे पहले आप लोग राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और मैंने कल बताया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आता है, बराबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले में संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, आपको तो पता है संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को भी जोड़ा गया। यहाँ पर एक चीज ख्याल रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, प्रश्न देगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो पहला ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य दिया जाए तो वो नहीं मानिएगा,
इसमें क्या होता है कि दोनों सदस्य में निर्वाचित भी हो जाते हैं, मनोनीत। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आपको तो पता है कि आपको संसद में, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ये जो होते हैं 12 दूनी 14, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी आपको पूरी तरीके से ये बात को ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है और राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है, सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के पहले हर एक राज्य के विधायक और सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है कि उनके मत का मूल्य कितना होगा। तो चलिए हम निकालना सीखते हैं। एक एमएलए यानी विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं तो पहले ही बता चुका था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो एक विधायक का मतमूल होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुने 1/1000। जैसा कि आपको पता है कि हर एक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग थोड़ा जरूरी है जानना आप लोग के लिए। आप लोग समझते होंगे कि राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निकाली जाती है। जी नहीं, यहाँ पे एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये जो राष्ट्रपति का मत मूल्य जो निकाला जाता है 1971 की जनगणना के आधार पे निकाली जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि संसद में सीटों की संख्या 1971 के परिसीमन पर आधारित है और 2026 तक इसे फ्रीज कर दिया गया है। तो सोचिए अभी कितना बैक चल रहा है कि 1971 की जनसंख्या हम बिहार का लेंगे, बिहार की जनसंख्या जो 1971 में होगी वो लेंगे और बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित, तो बिहार के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243 गुना 1/1000 करेंगे तो बिहार के एक एमएलए का मत मूल्य 173 आता है। यानी बिहार के एक एमएलए का मत मूल्य कितना आएगा? 173। अगर हम पूरे बिहार के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकालेंगे तो 173 गुना हमें कितना बनेगा? 243। तो 243 गुना करेंगे तो 420039, यानी बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के टोटल का मत मूल्य कितना होता है? 42,039। तो ये एक, इसी तरह हम एक राज्य का निकालते हैं तो जनसंख्या मामले में तो यूपी सबसे ज्यादा है। तो यूपी के राज्य यूपी विधानसभा के विधायक का मत मूल्य सबसे ज्यादा होता है। यूपी के एक एमएलए का मत मूल्य 208 होता है। और आपको तो पता ही है सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो सिक्किम का जो एक विधायक का मत मूल्य होता है वो मात्र 7 होता है। तो यहाँ जनसंख्या के हिसाब से अगर देखते हैं उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से तो हर एक विधायक का मत मूल्य अलग अलग होता है। अब बात करते हैं एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग एक विधायक का मत मूल्य निकालना सीख गए होंगे। एक सांसद का मत मूल्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य यानी टोटल राज्यों का ये मत मूल्य क्या है? जोड़ दिया जाता है। उसके बाद संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, तो संसद में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? आपको तो पता ही होगा 233 राज्यसभा और 543 लोकसभा, क्योंकि यही 543 में 2 एंग्लो इंडियन हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 233 में 12 जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा संगीत, कला, खेल से जाते हैं। तो इन्हें हम घटा देते हैं, यानी जो 233 और 543, 3 3 6 4 3 7 यानी 776 संसद के निर्वाचित सदस्य कुल है, यानी 776 से हम क्या करेंगे? इसको भागा दे देंगे। तो ये जो मेरा जो निकलेगा वो एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। आपने अभी
एक विधायक का मतमूल और एक सांसद का मतमूल निकालना सीखा। उसके बाद एक कोटा का निर्धारण किया जाता है। कोटा क्या होता है? कुल वैध मत बटा 2 प्लस 1, यानी मान लिए कुल वैध मत की संख्या 50 है, तो कुल वैध मत की संख्या 50 है, तो 50 बटा 2 प्लस 1, यानी 50 बटा 2 ये हो जाएगा 25, 25 प्लस 1 26, यानी जो 26 वोट ले आएंगे वो क्या है? राष्ट्रपति चुने जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक फेज में प्रथम चरण में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, तो उसे द्वितीय चरण भी ले आता है। आप लोग के पास एक क्वेश्चन भी आता होगा कि द्वितीय चक्र में राष्ट्रपति निर्वाचन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो आंसर देते हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी का चुनाव दूसरे चक्र में हुआ था। जैसे एक एग्जाम्पल, राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार है, एक राम है, एक श्याम है, एक रहीम है। यहाँ पे किया क्या जाता है कि जो भी वोट देने वाले सांसद या एमएलए रहते हैं उन्हें एक पर्ची दिया जाता है और पर्ची पे उन्हें ऑप्शन वाइज दिया जाता है। जैसे हमें इन तीनों में पहला व्यक्ति कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो 1 इनको देंगे। हमको 2 नंबर पे रहीम पसंद है, 2 देंगे, और 3 नंबर पे श्याम पसंद है, श्याम। यानी वोट हमको तीनों को देना है, लेकिन कर्मानुसार कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है इस हिसाब से। तो इसी हिसाब से सभी लोग अपना अपना वोट डालते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास टोटल वोटों की संख्या कोटा कितना है? 26 है। लेकिन पहले फेज का जब चुनाव होता है तो राम को 20 वोट मिलते हैं, श्याम को 18 वोट मिलते हैं और रहीम को 12 वोट मिलते हैं। 18 12 30 20 50। लेकिन अभी तो मेरा 26 कोटा नहीं आया, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर क्या किया जाता है सेकेंड फेज में कि जो सबसे कम वोट जिनका रहता है, जैसे रहीम का वोट कितना है? 12, तो इनका जो वोट होता है इनमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इनमें देखा जाता है रहीम को 12 वोट में श्याम जी और राम जी को कितने वोट मिले। तो मान लिए यहाँ पे इसमें देखा जाए कि 7 वोट जो था वो राम जी को था और 5 वोट रहीम जी को। तो 12 में से 7 5 12, 7 जो वोट है यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है और 5 वोट यहाँ। तो जब जोड़ते हैं 20 7 27, 18 5 23, 27 जो क्या है 26 से ज़्यादा है, तो राम जी हैं जो रामनाथ कोविंद अब राष्ट्रपति बन गए। यानी इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति की यही प्रक्रिया जो होती है एकल संकोणीय मत प्रणाली द्वारा होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग को रहता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जब कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तब इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। एक बच्चे का प्रश्न था, हमारे एक स्टूडेंट प्रश्न कर किए थे, आज भी मुझे वो दिन याद है क्लास में, कि मान लिया अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उन्होंने कोई बिल पास कर दिया और फिर उच्चतम न्यायालय में केस गया और उन्हें आयोग ठहरा के उन्हें हटा दिया गया, तो क्या उनके द्वारा लिया गया फैसला जायज होगा, माना जाएगा, वो बिल सही होगा? तो जी इसका आंसर होगा हाँ। अगर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी बिल पर साइन किया, जो भी काम किया, वो बिल्कुल वैध माना जाएगा, भले ही उच्चतम न्यायालय उन्हें फिर से हटा दे। यानी कार्यकाल के दौरान किया गया काम बिल्कुल सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। पदावधि यानी उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति होने के लिए उम्र होने के लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष। उनकी योग्यता में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। पद धारण करने की तिथि से कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में, अपने कार्यकाल में अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये प्रश्न भी बराबर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की एक और प्रक्रिया कही जाती है जिसे हम लोग महाभियोग के नाम से जानते हैं। हम आगे आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये हमारे राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहते हैं। तो आर्टिकल हमने 56 में क्या पढ़ा? राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ेंगे आर्टिकल 56 में। करते हैं
राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात कही गई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी आप पहला कार्यकाल खत्म किए तो आप दूसरा, यानी कई बार। इस बारे में संविधान हमारा मौन है कि एक बार भारतीय व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी तुलना किया जाए तो एक पॉइंट अभी बताता तो फिर भी मैं आगे बताऊंगा कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी तरह भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, यानी जन्म उसका अमेरिका में ही होना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति मात्र 2 ही बार बना जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति कई बार बन सकते हैं। इसके बारे में संविधान में चर्चा नहीं की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58, जिसमें राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है कि राष्ट्रपति की क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि कैसे वो राष्ट्रपति। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना हो कि राष्ट्रपति के लिए कि वो भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो, उनकी कम से कम उम्र 35 बरस हो, यानी 35 बरस उनका उम्र पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष उनकी आयु हो। तीसरा, लोकसभा में सदस्य होने की योग्यता रखते हो, लोकसभा में सदस्य होने की योग्यता रखते हो, यानी वो लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखते हो। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। पांचवा, राष्ट्रपति होने के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। साथ ही साथ 15,000, ये पॉइंट को याद रखिएगा, 15,000 जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करनी होती है, आरबीआई के पास जमा करती होती है। ये जमानत राशि अगर राष्ट्रपति कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं ला पाता है तो उनकी ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितना वोट नहीं आ पाता, कुल वैध मतों का 1/6 भाग अगर राष्ट्रपति ना लाए तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है, जिसमें वो भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष, लोकसभा में सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। यहाँ पर एक बात कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि सर प्रस्तावक क्या होता है, अनुमोदक क्या होता है, तो समझ लीजिए। अनुमोदक उसे कहते हैं, प्रस्तावक उसे कहते हैं, पहले प्रस्तावक समझते हैं। जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा है अग्निहोत्री, उसे मैंने बोला कि ये क्लास का मॉनिटर बनने के लिए सही है, मान लिए, और मेरी बात को 10 अनुमोदन कर दिए, ठीक है, 10 लोग प्रस्ताव रखे कि हाँ वो बच्चा सही है, तो जो प्रस्ताव रखे, मैंने प्रस्ताव रखा उन्हें बनाने के लिए, तो वो प्रस्तावक कहलाते हैं। और जो बहुत सारे बच्चे जो उनका अनुमोदन कर दिए कि नहीं ये लड़का बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा से देख सकता है, तो वो क्या हो गया, अनुमोदक। यानी जो पहले बात लाए राष्ट्रपति बनने के लिए वो प्रस्तावक होते हैं, और जो उसका अनुमोदन कर दे वो अनुमोदक होते हैं। और आरबीआई के पास जमानत राशि 15,000, अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं लाया जाए तो वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की, वेतन एवं शर्त। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है और उसका क्या शर्त है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है। पुराने एडिशन के बुक में आपको 3.5 लाख भी हो सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है।
साथ ही साथ वो किसी लाभ के पद पर ना हो, साथ ही साथ वो किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख मैं बता चुका हूं, जिस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। साथ ही साथ उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। शर्त में ये भी कहा जाता है कि वो कोई लाभ के पद पर ना हो, अर्थात ना ही वो राज्य विधानसभा के सदस्य हो, ना ही वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यानी अगर राष्ट्रपति अगर वे बन गए तो उन्हें वो पद त्यागना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 में शपथ की चर्चा है कि राष्ट्रपति को शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है और उनका क्रमांक कैमा है, यानी कैमे मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आपके लिए कमेंट में बॉक्स में ये संसद को आप अपडेट करें। तो आज मैंने राष्ट्रपति 52 से लेकर 60 तक आर्टिकल बताया, जिसमें बहुत सारे प्रश्न निकले। अब प्रश्न आता है कि भारत के कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो भी आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होने के लिए कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक, 50-50, यानी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा। तो आप लोग आज राष्ट्रपति, नेक्स्ट वीडियो में मैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 यानी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, कैसे उन्हें हटाया जाता है, तथा राष्ट्रपति की शक्तियां, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, यानी इस वीडियो। अब आज इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव सेगमेंट। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाइएगा, फिर अगर नहीं आए तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। पहला प्रश्न, ओलंपिक में 7 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है? फिर से, ओलंपिक में 7 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है? अगला प्रश्न, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहां खोला गया? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहां खोला गया? तीसरा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में चेनानी नासरी टनल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में चेनानी नासरी टनल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोदी जी नाम तो खूब बदले हैं, वो सब बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर ही लिए होंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2020 में कहाँ हुई? विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2020 में कहाँ हुई? नेक्स्ट, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कौन सी नई करेंसी चलाने का फैसला किया है? हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कौन सी नई करेंसी चलाने का फैसला किया है? अगला प्रश्न, राखी हल्दर का संबंध किस खेल से है? बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं। राखी हल्दर का संबंध किस खेल से है? अगला, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय किसान दिवस आपको यह भी बताना है किनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? फिर से, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? आप लोग उत्तर तैयार रखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी करूंगा। और आशा करता हूं कि घर में आप लोग खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसे नोट्स लिखिए, नोट्स बनाइए, जो भी प्रश्न है वो बोलिए। अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना हो जिसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।